आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं महाराष्ट्र में सीएम पद और डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ पे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमर जी। जी, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद आज नई सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं एनसीपी लीडर अजित पवार और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने भी आज ले ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। फडणवीस के बाद शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले दूसरे नेता हैं। सवाल यह है तिवारी जी कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो तस्वीरें दिखाई दी, क्या कुछ खास था इसमें? क्या कार्यक्रम को भव्य बनाने और दिखाने की कोशिश की जा रही थी देवेंद्र फडणवीस, या फिर भाजपा की जो अतिथि वहाँ पहुँचे थे उनके द्वारा क्या कुछ संदेश रहा? देखिए कमर जी, वाकई में ये जो तस्वीरें जो दिखाई दी, इसमें राजनेता भी थे, इसमें उद्यमी भी थे, इसमें फिल्म स्टार्स भी थे, इसमें उन राज्यों के मुख्यमंत्री थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बड़े नेता भी थे। मुख्य प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए थे, इसके साथ ही जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह जी थे। ये भव्य कार्यक्रम वाकई में किया गया और ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, ये एक संदेश था विपक्ष को कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महायुति की वो जीत हुई है जो अपेक्षित इन्होंने नहीं सोची थी, जो विरोधी या विपक्षी दल हैं। लेकिन वो जीत, और उस जीत से एक संदेश था कि आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी करते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक पकड़ बनाते जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं 6 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। 20 राज्यों में सरकार होना भारतीय जनता पार्टी की और या सहयोगियों की अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम होता है जब एक पार्टी की सरकार इतने सारे राज्यों में हो। ऐसे में ये एक देवेंद्र फडणवीस संदेश दे रहे थे कि अब आपका मुख्यमंत्री आ गया है। किन्हें? स्टार्स को। किन्हें संदेश दे रहे थे? उद्यमियों को। किन्हें संदेश दे रहे थे? नेताओं को। किन्हें संदेश दे रहे थे? प्रदेश की जनता को। बिल्कुल, ये भव्य प्रोग्राम था, भव्य कार्यक्रम था और इसी भव्यता की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। तिवारी, जहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, आपने शक्ति प्रदर्शन की बात की है, जैसा कि 14 इनकी एक तरफा सरकार है और 6 जगह गठबंधन की सरकार है। ऐसे में विपक्ष को शक्ति दिखाने का क्या मतलब? देखिए, विपक्ष लगातार जिस तरीके से हमले कर रहा था, इन चुनावों के दौरान हो या हरियाणा चुनावों के दौरान हो या कोई से भी चुनाव जब होते हैं, लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी खुद में सोचने की आवश्यकता महसूस हुई थी। एकनाथ शिंदे को भी सोचने की आवश्यकता महसूस हुई थी, वहीं अजित पवार को भी सोचने की आवश्यकता महसूस हुई थी। भरोसा था या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से जीत करके आए हैं, ये शक्ति प्रदर्शन इसीलिए भी और ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं, आगे आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव है, आगे आने वाले समय में 27 में शायद आपका उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, या धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक रही है या उसकी रणनीति रहती है कि अगले चुनावों की तैयारियां ये आज से ही चालू कर देते हैं। ये नहीं कि शपथ हो गई 2 साल 3 साल का इंतजार करेंगे। इनमें कम से कम ये होता है कि तुरंत से जो है फिर से तैयारियां चालू हो जाती हैं। ऐसे में जी आप जो है संदेश यही देना चाह रहे हैं
या शक्ति प्रदर्शन कर यही बताना चाह रहे हैं कि आज हम मजबूती से फिर से उभर के आते जा रहे हैं, हर जगह आते जा रहे हैं। एक दो बीच में हार हुई थी, वो एक अलग बात है, आज उस पर बात कम से कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज खुशी का मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो विषय कभी और। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए था क्योंकि बिल्कुल भी महागठबंधन ये सोच करके नहीं चल रहा था कि महायुति की सरकार बनेगी। जी तिवारी जी, जिस तरह का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और स्टेज की तरफ जब हम देखते हैं तो एकनाथ शिंदे को लेकर आखिरी तक जो सस्पेंस था वो उस वक्त और बढ़ गया जब वे अजित पवार और फडणवीस से दूर बैठे हुए नजर आए। क्या मानते हैं? जी देखिए, आखिरी पलों तक ये बिल्कुल भी तय नहीं था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं। कल शाम से या आज सुबह से लगातार ये खबरें आ रही थी कि पार्टी के नेता मतलब शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वे लगातार बयान दे रहे थे कि अगर हमारे क्या कहते हैं नेता जो हैं शिंदे अगर भी शपथ नहीं लेते तो हमारी पार्टी से कोई भी डिप्टी सीएम का पद जो है ग्रहण नहीं करेगा और शपथ भी नहीं लेगा जी। इसके साथ साथ ही ये भी चीज़ें चल रही थी चर्चाओं में कि शिंदे क्या मान गए हैं, भले वे कहें कि नाराज़गी नहीं है, लेकिन अंदर खाने से लगातार खबरें आ रही थी कि वे नाराज़ हैं। नाराज़ किस लिए हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें जब निकल के आईं। लेकिन आखिरी में आप सही कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो राजनाथ सिंह के बाईं तरफ बैठे हुए थे, एक कुर्सी छोड़ करके बैठे हुए थे, तब और लग रहा था जी। कि आखिर शिंदे के मन में क्या चल रहा है, क्या वे डिप्टी पद के जो शपथ में है उसमें शामिल हो रहे हैं या शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन बाद में ये बात सामने आई, वो इसीलिए उस लाइन पे बैठे हुए थे क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उस समय तक वे ही थे और वे जहां बैठे थे वो मुख्यमंत्रियों की लाइन थी। जी वहीं अगर हम फडणवीस जी की तरफ आते हैं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ आते हैं, तो मुख्यमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन आप क्या देखते हैं कि भविष्य की राजनीति का कितना बड़ा चेहरा बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस? कमर जी, ये सवाल आपका अपने आप में बहुत बेमिसाल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी जो देवेंद्र फडणवीस हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की थी। इसके बाद वे पार्षद का चुनाव लड़े, पार्षद का चुनाव जीते। इसके बाद नागपुर के 2 बार मेयर रहे, बहुत कम उम्र की बात है ये। और इसके बाद 2 बार मेयर के बाद से लगातार 6 बार जो है विधायक का चुनाव हुए, जीत के आए, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरएसएस की पहली पसंद हैं, युवा हैं। आज अगर अब इनका जो कद जो बढ़ा है लगातार और बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, उसके नेता जाने जाते हैं, आला कमान जाना जाता है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया कि चौंकाने वाला कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सके। ये इसीलिए क्योंकि आरएसएस अब देखिए जेपी नड्डा जी का जो है कार्यकाल जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लगभग समाप्ति की ओर है, समाप्त होने जा रहा है। अब इसके बाद नया अध्यक्ष बनेगा। तल्खी जेपी नड्डा और आरएसएस के बीच में चलती आई है, कई मौक़ों पे ये देखा भी गया। अब ये नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नया अध्याय जो है वो ये है कि 2029 के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, उसमें एक जोरदार दस्तक फडणवीस देते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत आपके अमित शाह जो हैं, अमित शाह के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी अब वो चेहरा बनकर उभरे हैं कि क्योंकि उनके पास उम्र भी है, 54 साल की उम्र है, कोई बहुत भारी अभी उनकी उम्र नहीं है, युवा ही कहलाते हैं। वहीं जो 2 साल छोटे हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे 52 साल के हैं। अगली पंक्ति की जो राजनीति है, जो जिनका धीरे धीरे कद बढ़ रहा है, मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर एक ज़बरदस्त
आप कह सकते हैं कि ये दस्तक है फडणवीस की। आगे आने वाले समय में अगर वे प्रधानमंत्री के लिए धीरे धीरे अगर तैयार हो रहे हैं तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस फिर से जो है अपनी लय पे आया है। बिल्कुल। और चुनाव अब वो जो है हरियाणा चुनाव देखिए या ये वाला चुनाव, आपको एक्टिव लगातार आरएसएस नजर आया होगा। ऐसे में एक्टिव अगर आरएसएस होता है तो उसकी पहली पसंद जो है योगी होंगे, अमित शाह होंगे, या तो फिर फडणवीस हो सकते हैं। जी तिवारी जी, ये आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के बाद एक सस्पेंस या एक अध्याय का अंत और हो गया है। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखते हैं आगे आने वाले समय में आप, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, इस अध्याय या सस्पेंस का अंत तो होना ही था, या तो शिंदे भारतीय जनता पार्टी की इस महायुति सरकार में होते जी, या फिर नहीं होते तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस चीज़ पर अगर गौर करेंगे कि अगर सरकार का हिस्सा शिंदे नहीं होते तो उनकी शिवसेना का क्या औचित्य रह जाता। बिल्कुल। आप लगभग उसी कतार पर जाके खड़े हो जाते, उद्धव ठाकरे जिस कतार पे आज खड़े हुए हैं। अगर आपके पास सत्ता नहीं है, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास मंत्रिमंडल नहीं है, तो आपका जो कैडर है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वे किस कारण से आपसे जुड़ते हैं। दूसरी चीज़, जनता से जो आपने वादे किए हैं, अगर आप सरकार में नहीं जुड़ते हैं, अगले 5 साल तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगले 5 साल तक आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे में शिंदे की मजबूरी भी थी कि उन्हें सरकार के साथ जुड़ना था। देखिए, अब बात पोर्टफोलियो की है। पोर्टफोलियो की बात जैसे जैसे वो होती है, किस मंत्री को, किस पार्टी को और किस सहयोगी को कौन सा पद मिलेगा, कौन सा मंत्री पद मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सत्ता से बाहर रहते हैं और इसके बाद समर्थन देते हैं, आपका मेरे लिहाज से और शिंदे के कार्यकर्ताओं के हिसाब से, शिंदे के मंत्रियों के हिसाब से और शिंदे के हिसाब से खुद रूठना मनाना एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन सरकार से सीधे बाहर जाना मतलब सेल्फ गोल जैसी स्थिति है, वो भी तब जब आपकी सीटें अच्छी आई हैं, जब आपने तगड़ी जो है जीत हासिल की है। और ऐसे में रूठ कर या किसी अन्य वजहों से अगर आप सरकार से दूर रहोगे तो आपके पास 5 सालों तक पाने के लिए कम से कम कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए इस अध्याय का अंत होना था। अब रही बात मंत्री पद की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, 17 या 18 से इनका सेशन चालू होगा। 14-15 तक जो है मंत्री पद जो है या मंत्रिमंडल फाइनल कर दिए जाएंगे, तभी स्पष्ट होगा। क्योंकि अब जो है बैठक तीनों नेताओं के बीच में होगी। आपस में इन्हें डिसीजन लेना है, आपस में सहमति बनाना है, किसके पास कौन सा पद जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अंदर खाने में ये बात हो चुकी होगी, आपसी सहमति बन चुकी होगी। मान मनौवल का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है। अब रूठने और मनाने जैसी स्थिति कुछ नहीं है। अब 5 साल तक आपको सरकार चलानी ही है। और देख लीजिएगा आप, ये सरकार चलेगी, बढ़िया तरीके से चलेगी, मजबूती से चलेगी और दोनों अलायंस उसके साथ रहेंगी। लेकिन इसी बीच ये भी चर्चा सामने आई जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उससे पहले से जो मीडिया में चर्चा है, जो सूत्रों के हवाले से कहेंगे कि भले ही गृह विभाग ना गया हो, लेकिन ये खबर लगातार मीडिया में देखने को मिली है कि पीडब्ल्यूडी जो है तो शिंदे ग्रुप की तरफ जाता हुआ नजर आया है या दिया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा बड़ी गहरी रही है। देखिए कमर जी, और भी मंत्रालयों के बारे में कल से, परसों से या पिछले 12-13 दिनों से, 11 दिनों से लगातार ये चर्चा आती जा रही है। कुल मिला के जो पेच फंसा हुआ था, इसीलिए 12-13 दिन जो लगे, सिर्फ इसीलिए लगे। मंत्रालय का बंटवारा जो है वो तो करना ही होगा। और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे बड़े मंत्रालय, सारे मलाईदार मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। या ये भी बिल्कुल तय नहीं है, या हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गठबंधन में, महायुति में हैं आप। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे बड़े मंत्रालय शिंदे की तरफ चले जाएं या सारे बड़े मंत्रालय अजीत पवार जी के पास चले जाएं। यहाँ पर एक ऐसा सामंजस्य बनाना होगा जिससे आप भी खुश और हम भी नाराज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रक्रिया चलेगी। किसे क्या है, निश्चित है कि कुछ बड़े मंत्रालय शिंदे जी को देना ही होगा, कुछ बड़े मंत्रालय अजीत पवार को देना होगा। सबसे बड़ा जो है गृह विभाग का, उसका अभी तक पेच फंसा हुआ है। लेकिन
ये श्योर लग रहा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस गृह विभाग को अपने ही पास रखेंगे। जी, लेकिन ये जो जितना भी शपथ ग्रहण समारोह का आज का दृश्य था, उसको जब मैंने भी देखा और भी लोगों ने देखे और आपने भी अगर देखे होंगे, तो इसमें एक बात साफ दिख रही है तिवारी जी की महाराष्ट्र में सरकार किसी की बनी हो, लेकिन अब तक अजीत पवार जो है तो डिप्टी सीएम ही बनते चले आ रहे। क्या आपने इस चीज पे गौर किया? देखिए, अजीत पवार जो हैं जी, शरद चंद्र पवार के भतीजे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति हो या केंद्र की यूपीए वाली राजनीति, जब कांग्रेस के अलायंस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी या महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा कोशिश अजीत पवार की ये रहती थी कि सत्ता सुख उनके पास हो और किसी भी हाल में सत्ता में वो जाकर बैठ जाएं और उस सत्ता के सहारे अपनी पार्टी का, अपने कैडर का, अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार करें। जी, आपको इसके पहले मैं एक चीज़ बताऊं, अजीत पवार ने इस बार जो चुनाव लड़ा था 69 सीटों पर लड़ा था, उनमें सबके लिए अलग अलग घोषणा पत्र उन्होंने तैयार करवाया था। पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तैयार करवाया। स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा रहा। अपने चाचा से 4 गुनी सीट जीत कर वे महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे हैं। 41 सीट उनके पास है, उनके चाचा 10 सीटों पर सिमट गए। ये सब बताने का मेरा कहना ये है कमर जी कि सत्ता किसी की भी हो, अगर आप उसमें भागीदारी ले लेते हैं तो निश्चित है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, आप अपने कैडर को मजबूत कर सकते हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं वे मजबूत रह सकते हैं, आपके जो विधायक है मंत्री पद मिल जाता है वे मजबूत रह सकते हैं, आप जनता से किए गए वादों को पूरे कर सकते हैं, आप जनता के बीच कम से कम जाके और सीधे खड़े होकर वादे कर सकते हैं कि अगर सत्ता में लौटे तो हम आपका ये काम करेंगे। आप अपनी चुनौतियों को निश्चित ही सत्ता में रहते हुए कम कर सकते हैं। और अजीत पवार जो हैं शरद चंद्र पवार के भतीजे हैं, आज कम से कम वे उन्होंने जिस तरीके की राजनीति करी है या खेली है, 6वीं बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं वे, मुख्यमंत्री जो है उससे वो बहुत खुश हैं। लेकिन इसीलिए खुश ज़्यादा हैं कि सत्ता वाकई में जो आप कह रहे हैं किसी की भी सरकार हो, उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना या सरकार में उनकी पार्टी को शामिल करना महाराष्ट्र की राजनीति की मजबूरी है। हालांकि इस बार वो मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन अजीत पवार भांप गए थे कि आगे आने वाला दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कम से कम उद्धव ठाकरे का नहीं है, कम से कम कांग्रेस का नहीं है, और कम से कम आपके शरद चंद्र पवार चाचा जो हैं उनका नहीं है। इसीलिए उन्होंने वहाँ से अलग होना बेहतर समझा और महायुति के साथ आकर के पहले सरकार में 2.5 साल जो है हिस्सेदारी की और फिर इसके बाद उन्हीं के साथ चुनाव लड़कर फिर से जो है अब आए हैं, बम्पर जीत के साथ आए हैं और फिर उप मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित ही राजनीति ऐसे ही की जाती है, यहाँ पर कोई समाज सेवा के लिए नहीं आया है। सत्ता आखिरी लक्ष्य होता है किसी भी नेता या राजनेता का। जी दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह तक किस तरह की राजनीति रही महाराष्ट्र की, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक मयंक तिवारी जी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में हमें सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका। धन्यवाद कमर जी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज़ाद मैदान में आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे ने शपथ ली। शिंदे के अलावा अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शपथ को लेकर सवाल भी किए गया था। तब उन्होंने कहा था कि सब्र रखिए, सब मालूम पड़ जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया था और आज जो है तो शपथ समारोह समाप्त हुआ। आज की बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।